ओ मुस्कान, तेरी चूड़ियां फिर से खनकी क्लास में। मास्टर जी ने सुन ली तो क्लास लगा देंगे। सौरभ ने धीरे से मुस्कान के कान में फुसफुसाया और खुद मुस्कुराते हुए ब्लैक बोर्ड की तरफ देखने लगा। लेकिन मुस्कान नहीं मुस्काई। उसने चुपचाप अपनी कलम से कॉपी में कुछ लिखा और बस हल्का सा सिर झुका दिया। वो बोलती कम थी, लेकिन उसकी आंखें हर बात कह देती थी। कभी उलझन में डूबी, कभी झील सी शांत और कभी किसी छुपे डर से कांपती हुई। शिवाजी रोड के किनारे रेलवे क्वार्टरों के पास उनका स्कूल बना था। सरस्वती बाल मंदिर, पीले रंग की पुताई इमारत, जिसमें हर साल जुलाई में नमी की बू आती थी। पहले दिन जब सौरभ क्लास में आया तो वो नई सीट की तलाश में था। एक कोना खाली दिखा, वहां बैठ गई थी एक लड़की जिसकी कलाई में हरे रंग की चूड़ियां थी। उसकी बगल की सीट खाली थी। बैठ जाऊं? सौरभ ने पूछा। मुस्कान ने बस सिर हिलाया और ये कहानी शुरू हो गई। अब वो रोज साथ बैठते। मुस्कान की स्लेट पर सौरभ अक्सर कुछ लिख देता, जैसे 2+2 = मुस्कान। वो शर्मा जाती, लेकिन मिटाती नहीं। लंच में दोनों का डिब्बा अलग होता, पर पराठा और अचार एक ही जगह मिलता। कभी कभी मुस्कान स्कूल जल्दी आती, बस ताकि वो ब्लैक बोर्ड पर सौरभ के लिए गुड मॉर्निंग लिख सके। और सौरभ वो क्लास में सबसे आगे आने वाला लड़का बन चुका था, जिसे सब मास्टर जी की आंखों का तारा कहते थे। लेकिन वो मुस्कान के लिए सिर्फ एक दोस्त था, या शायद कुछ और। अब दोनों किशोर हो चुके थे। सौरभ की आंखों में अब ठहराव था और मुस्कान की मुस्कान में छुपा जादू। 8वीं क्लास में दोनों अलग अलग सेक्शन में चले गए, लेकिन मैथ्स की क्लास कॉमन थी। सौरभ बोर्ड पर सवाल सॉल्व करता और मुस्कान पीछे बैठकर उसकी कॉपी में वो सवाल दोबारा करती, बस ये देखने के लिए कि उसने क्या लिखा है। एक दिन मुस्कान ने अपनी कॉपी के आखिरी में लिखा, अगर मैथ्स के सवाल सौरभ की तरह होते तो शायद मैं उन्हें हर रोज हल करना चाहती। सौरभ ने वो पढ़ा नहीं, लेकिन उसके दिल में कुछ हल्का सा हिल गया था। 1 जुलाई की सुबह बारिश में स्कूल जाते वक्त मुस्कान के पास छतरी नहीं थी। वो कोने में भीग रही थी। सौरभ ने चुपचाप अपनी छतरी आगे की। आजा, भीग जाएगी, फिर मम्मी डांटेगी। छतरी में दोनों इतने पास थे कि दिल की धड़कनें तेज सुनाई देती। कुछ नहीं बोला गया उस दिन, लेकिन कई साल बाद भी मुस्कान की वो छतरी याद रही। उस साल दोनों ने मिलकर साइंस प्रोजेक्ट बनाया, मैग्नेट और आकर्षण। और स्कूल की प्रदर्शनी में मास्टर जी ने पूछा, तुम दोनों ने इसी विषय को क्यों चुना? सौरभ ने बोला, क्योंकि कुछ चीजें बिना दिखे खींचती है। और मुस्कान ने बस सौरभ की तरफ देखा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जवाब मिल गया हो। टीचर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आज वाइवा होगा। रोल नंबर 17 सौरभ। सौरभ खड़ा हुआ, लेकिन जवाब देने से पहले उसकी निगाहें मुस्कान पर पड़ी। वो धीरे धीरे से मुस्कुरा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर था, जिसे उसने तह करके अपनी किताब में छिपा रखा था। वाइवा खत्म हुआ। ब्रेक में सौरभ ने किताब खोली। उसमें वही चिट्ठी रखी थी, अगर जिंदगी एक चैप्टर होती तो मैं चाहती कि तुम उसका आखिरी पेज बनो, मुस्कान। कैंटीन के पास वो पहली बार अकेले बैठे थे। हाथ में 2 फलूदा कुल्फी थी, जो आधी पिघल चुकी थी। मुस्कान, तू चला जाएगा ना कुछ दिनों में नेवी की तैयारी में? सौरभ, शायद हाँ, लेकिन एक बात पूछूं? मुस्कान, पूछो। सौरभ, कभी चाहा है मुझे? मुस्कान ने कुल्फी रख दी। उसका गला सूख गया। उसने सौरभ का हाथ पकड़ा, हल्के से, जैसे वो टूटी चीज को थाम रही। तुझे चाहा नहीं, सहेजा है। किताब के हर पन्ने में रखा है तुझे, और मैं डरती हूँ तू भी कहीं एक दिन मेरी किताब बंद करके चले न जाना। सौरभ कुछ नहीं बोला, बस उसकी हथेली चूम ली, और पहली बार बिना बोले इश्क कबूल हो गया। मुस्कान अब सेक्शन 9A में थी और सौरभ 9C में। पहले जहां दोनों साथ पढ़ते थे, अब क्लास के दरवाजे से झांकना ही बहुत बड़ा लम्हा बन गया था। सौरभ अब भी पढ़ाई में तेज था, लेकिन मुस्कान के बिना कुछ अधूरा सा लगता। वो हर दोपहर स्कूल की छुट्टी के वक्त 9A के बाहर खड़ा रहता, सिर्फ एक झलक के लिए। और मुस्कान कभी हंसकर हाथ हिलाती, कभी नजरें चुराकर चली जाती। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में सौरभ को मुस्कान मिली। वो वहीं बैठी थी, हाथ में गुनाहों का देवता का पन्ना पलटती हुई। सौरभ ने धीरे से पूछा, तू पढ़ने लगी है प्रेम कहानियां? मुस्कान ने कहा, हाँ।
पर जो सबसे सच्चा प्यार होता है ना, वो किताबों में नहीं, नजरों के पीछे छुपा होता है। सौरभ कुछ नहीं बोला, लेकिन उस दिन के बाद उसने भी वही किताब पढ़ी और उसके हर पन्ने में मुस्कान को खोजा। अब दोनों कक्षा 10th में पहुंच चुके थे। स्कूल के बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरे जोरों पर थी। क्लास में चुप्पी थी, लेकिन 2 दिनों में एक अलग ही सरगर्मी। बाहर अमरूद के पेड़ों से सरसराती हवा आती थी और क्लास के आखिरी बेंच पर बैठे थे सौरभ और मुस्कान। पहले के मुकाबले अब मुस्कान को ज़्यादा संजीदा लगने लगी थी। उसके नोट्स अब खूबसूरत नहीं, जरूरतमंद दिखते थे, जैसे किसी को अपने मन में बांध कर पढ़ना है। लेकिन एक चीज़ नहीं बदली थी, वो थी उसकी नज़रें, जो अब भी सौरभ को वैसे ही देखती थी जैसे कोई भूला हुआ नाम वापस अपनी जगह पर आ जाए। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक थी, लेकिन सौरभ के दिमाग में गणित के सवालों से ज़्यादा एक नाम गूंजता था, मुस्कान। वो हर रात अपनी डायरी में वो बातें लिखता जो कभी कह नहीं पाया। उसने लिखा, तेरे बिना सब है फिर भी कुछ भी नहीं, जब तू पास होती है तो दिल की धड़कनें पढ़ाई से तेज चलती है, अगर तू एक बार कह दे तो मैं 7 समुंदर पार भी जा सकता हूँ तुझसे मिलने के लिए। फिर एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में उसने वो डायरी मुस्कान को भेजने की ठानी, लेकिन मुस्कान ने वो डायरी कभी नहीं लौटाई। वो बस मुस्कुराई और चुपचाप सौरभ के करीब बैठ गई। कॉलेज अब दूर नहीं था, लेकिन स्कूल का आखिरी साल दोनों के लिए खास था। एक दिन स्कूल के एनुअल फंक्शन की तैयारी के दौरान सौरभ और मुस्कान स्टेज पर साथ रिहर्सल कर रहे थे। स्क्रिप्ट में एक लाइन थी, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है तो मेरा हाथ थाम लो हमेशा के लिए। रिहर्सल में जब वो लाइन आई तो सौरभ ने सचमुच उसका हाथ पकड़ लिया। मुस्कान कांप गई, उससे हाथ नहीं हटाया गया। वो नाटक कभी मंच पर हुआ नहीं, लेकिन उनके बीच जरूर कुछ अनकहा जुड़ गया। 12वीं की पढ़ाई ने समय की रफ्तार बढ़ा दी थी। फेयरवेल की रात मुस्कान ने हल्की पीली रंग की साड़ी पहनी थी, कानों में झुमके, माथों पर तिलक लगा टिका, जैसे वक्त भी उस पर ठहर गया हो। सौरभ ने ब्लैक शेरवानी पहनी थी, बाल हल्के गीले और दिल पूरी तरह भीगा हुआ। स्टेज पर डांस चल रहा था। नीचे बैठकर सौरभ बस मुस्कान को देखता रहा। रात के आखिर में दोनों स्कूल के पीछे वाली छत पर चले गए, जहां वो पुराने दिनों में चोरी छुपे अचार खाया करते थे। मुस्कान, कल के बाद न ये स्कूल रहेगा, न ये जगह, न हम साथ बैठेंगे। सौरभ, लेकिन ये 6 से 12वीं तक तुम मेरी बेंच पार्टनर थी, ये जिंदगी का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट पर है। मुस्कान मुस्कुराकर रो दी और दोनों ने पहली बार एक दूसरे के आंखों में बिना पलके झपकाए वो सब कह दिए जो शब्दों से कभी कहा नहीं गया। लेकिन एक शाम सौरभ ने मुस्कान को पहली बार स्कूल के बाहर बुलाया। मेरठ के गढ़ रोड पर बने एक छोटे से कैफे में वो दोनों आमने सामने बैठे थे। सौरभ ने कॉफी मंगाई, लेकिन कप पर कुछ अलग लिखा था। ये कप किसका है? मुस्कान ने पूछा। सौरभ ने धीरे से जवाब दिया, तेरा नाम इस कप पर है क्योंकि ये नाम मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्सा है। मुस्कान की आंखें भर आई। वो बस इतना बोली, अगर कभी तू बहुत दूर चला गया तो क्या ये नाम मेरे पास रह जाएगा? सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरे नाम से ही तो मेरी पहचान है। जाते जाते मुस्कान ने एक छोटा सा पेपर थमाया। अगर कभी मेरी याद आए तो लौट आना उसी बेंच पर जहां तूने मेरी चूड़ियों को पहली बार सुना था। 12वीं के बाद सौरभ को मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन मिला। पूरा शहर, उसकी कॉलोनी, उसके शिक्षक और प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन मुस्कान की आंखों में गर्व के साथ एक डर भी था। तू जाएगी तो मैं, सौरभ ने वादा किया, हर समुंदर पार, हर रात में, हर चिट्ठी में मैं तुझे लिखूंगा, मैं तुझे जीऊंगा मुस्कान। लंदन के लिए रवाना होने से पहले सौरभ ने एक चिट्ठी मुस्कान को दी। उसमें लिखा था, तू मेरी कहानी की शुरुआत है और मैं चाहता हूं तू इसका अंत भी बन जाए। सौरभ को मर्चेंट नेवी में लंदन की पोस्टिंग मिल गई। फिर बाद में दोनों ने अपने परिवारों की रजामंदी से शादी कर ली, एक सादे लेकिन प्यारे समारोह में, जहां मिठास ज़्यादा थी और दिखावा कम। कुछ ही वर्षों में उन्हें एक बेटी हुई, आयत। उसने मुस्कान से वादा किया, 2 साल, बस 2 साल, और तुम्हें और आयत को अपने पास बुला लूँगा। लेकिन 2 साल, 3 साल हो गए, 4 साल भी हो गए। सौरभ 2-4 दिनों के लिए आता, फिर चला जाता और मुस्कान का लंदन जाने का इंतजार अब अकेले में बदलने लगा। आयत बड़ी हो रही थी, लेकिन मुस्कान की आंखें
हर शाम दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद आज कोई चिट्ठी आए, कोई कॉल आए या कोई वापसी हो। कभी कभी प्यार की सबसे गहरी परतें वहीं से फटती है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। शादी के 4 साल बाद मुस्कान मेरठ में अपनी बेटी आयत के साथ मायके में रहने आ गई थी। आयत छोटी थी, मासूम थी और मुस्कान की जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। मुस्कान हर शाम अपने कमरे की खिड़की से उस पुराने स्कूल को देखती जहां सौरभ की यादें अब भी गूंजती थी। उसकी डायरी अब भी वही थी जिसमें सौरभ ने प्रेम की पहली इबारतें लिखी थी, लेकिन अब वो खुद से लड़ रही थी। एक शाम जब मुस्कान अपनी माँ के साथ काली बाड़ी मंदिर गई, वहां सीढ़ियों पर बैठा एक युवक मंत्र पढ़ रहा। उसकी आंखें गहरी थी, ललाट पर लाल तिलक और उसके स्वर सम्मोहित कर देने वाला। आपके चेहरे पर एक पुराना दर्द है, उसने मुस्कान से कहा। मुस्कान चौंकी पर उसकी बात को टाल गई, लेकिन अब अगले दिन वो फिर उसी मंदिर गई और साहिल वहां मिला। वो रुक गई। कुछ घाव शरीर पर नहीं होते, आत्मा पर होते हैं, मैं उन्हें देख सकता हूँ, उसने कहा। वो सिर्फ शब्द ही नहीं बोल रहा था, वो मुस्कान की टूटी चेतना में प्रवेश कर रहा था। साहिल अब मुस्कान के जीवन में नियमित हो गया। वो कभी काली साधना की बातें करता, कभी ज्योतिष से जुड़ी भविष्यवाणियां, पर उसके शब्दों में ऐसी मिठास थी कि मुस्कान सुनती चली गई। माँ की मौत, अकेलापन, इस सब के बीच साहिल ने खुद को एक सहारा बनाकर पेश किया। एक दिन साहिल ने कहा, कुछ लोग जिंदगी में वापस नहीं आते, लेकिन कुछ आत्माएं तुम्हारे साथ जुड़ी रहती है। उसने मुस्कान से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस आत्मा से मिलवा सकता हूँ जो अब भी तुमसे जुड़ी है। मुस्कान डर गई। कौन आत्मा? सौरभ। साहिल की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। साहिल कोई साधारण प्रेमी नहीं था, वो तंत्र साधक था जिसे कुछ बलिदान चाहिए था अपनी काली सिद्धि के लिए, और उसकी साधना अधूरी थी क्योंकि उससे चाहिए था एक ऐसा बलिदान जो प्यार और आत्मा दोनों में पवित्र। उसे सौरभ के बारे में सब पता था, उसकी डायरी, लंदन से आई चिट्ठियां, यहाँ तक कि वो कब भी जिस पर मुस्कान लिखा था, जिस आत्मा से तुम बंदी हो वह मेरा बलिदान बनेगा, मुस्कान ने कहा। मुस्कान ने विरोध किया, लेकिन फिर उसकी ममता को निशाना बनाया गया। अगर आयत को सुरक्षित देखना चाहती हो, रास्ता मत रोक। धीरे धीरे साहिल मुस्कान के दिल में घर कर गया और वो मुस्कान का माइंड वॉश कर दिया। साल 2025 की एक सर्द सुबह सौरभ को मुस्कान की चिट्ठी मिली। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आयत की चौथी बर्थडे है, क्या तुम आ सकते हो? सौरभ मुस्कुराया। उसने तुरंत टिकट बुक की और वापसी की तैयारी की। उसे नहीं पता था यह सिर्फ बेटी से मिलने का नहीं, मौत से गले मिलने की यात्रा थी। प्यार जब धोखा बन जाए तो उसकी तासीर सबसे जहरीली होती है। सौरभ दिल्ली से मेरठ तक की ट्रेन में बैठा। आंखों में एक ही तस्वीर थी, आयत की, बेटी की बर्थडे और शायद मुस्कान से मिलने की उम्मीद। वो लेकर आया था एक सुनहरा सा टेडी, एक छोटी ड्रेस और अपने पुराने स्केचबुक के कुछ पन्ने जिसमें मुस्कान की तस्वीर बनी थी। जब वो घर पहुंचा, मुस्कान दरवाजे पर खड़ी थी, सांवली सी साड़ी, आंखों में अजीब चमक, मुस्कुराने की कोशिश, पर अंदर कुछ कांप रहा था। सौरभ ने झुककर आयत को गोद में उठाया। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। आयत खिलखिला उठी। वो एक पल जैसे वक्त को थाम लेने जैसा था, लेकिन मुस्कान की नजरें पीछे कहीं देख रही थी, जहां साहिल खड़ा था परछाई बनकर। रात को एक छोटा सा जश्न रखा गया। कमरे में हल्की सजावट थी, मोमबत्तियां, केक और धीमी म्यूजिक। सौरभ ने मुस्कान से कहा, आज भी तू वैसी लग रही है जैसे हमारी पहली बारिश वाली शाम, बस तुम्हारी आंखों में अब कुछ छुपा है। मुस्कान चुप रही। उसके होठ कांपे, लेकिन वो कुछ कह न सकी। शराब का गिलास बढ़ाया गया। सौरभ को नहीं पता था उसमें नींद की घातक दवा मिली थी। रात के लगभग 2 बजे सौरभ अचानक बिस्तर से गिरा। आंखें धुंधली थी, सांसें धीमी, शरीर शून्य। मुस्कान पास बैठी थी। आंसू आंखों से बाहर बह रहे थे, पर हाथ कांपते हुए भी उसकी माथा सहला रहे थे। मुझे क्या हो रहा है मुस्कान? उसने फुसफुसाया। माफ कर दो सौरभ, मुझे नहीं करना था, लेकिन मैं मजबूर थी। वो रोई, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता था। साहिल कमरे में आया, मुस्कान को हटाया।
सौरभ का अर्धमूर्छित शरीर नीले ड्रम में डाल दिया गया। उसे टुकड़े टुकड़े करके उस ड्रम में साहिल ने ऊपर से सीमेंट मिलाया, फिर ढक्कन कसकर बंद कर दिया। अब ये ड्रम नहीं, साहिल ने धीमे स्वर में कहा, ये तांत्रिक ऊर्जा का पात्र है जिस बलिदान से मेरी सिद्धि पूरी होगी। मुस्कान चुपचाप देखती रही। उसका चेहरा पत्थर की तरह निर्विकार, लेकिन भीतर कुछ फट चुका था। उसने आयत की तरफ देखा जो उसी कमरे के कोने में एक रुई की गुड़िया पकड़े खामोश खड़ी थी। माँ बनना हत्यारन बनने से बड़ा होता है, लेकिन अब जो होना था वो हो चुका है। हत्या के 3 दिन बाद साहिल ने कहा, चलो कुछ दिन के लिए बाहर चलते हैं, दिमाग भी साफ हो जाएगा। मुस्कान ने विरोध नहीं किया। दोनों श्रीनगर चले गए। बर्फ में लिपटी घाटियां, डल झील की शांत परछाइयां और शिकारे की धीमी चाल ने कुछ देर के लिए उसका अपराध बोध ढक लिया था। एक रात होटल के कमरे में जब बाहर बर्फ गिर रही थी और कमरे में हीटर की गर्माहट उछली थी, साहिल ने मुस्कान के हाथ थामा। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब सिर्फ हम हैं। मुस्कान की आंखों में गलतियों का तूफान था, लेकिन उस रात वो किसी तूफान से नहीं लड़ी। पहली बार उसने साहिल को उस तरह देखा जैसे कोई बच्चे हुए पलों में सहारा ढूंढता है। उन्होंने एक दूसरे को वैसे छुआ जैसे कोई बीती आत्मा को छूता है, कांपते हुए टूटी हुई जमीन पर। अगली सुबह वो एक साथ बर्फ में हाथों में हाथ डाल चल रहे थे। वहां वो सिर्फ मुस्कान और साहिल थे, न कोई हत्या न कोई पछतावा। लेकिन दिल्ली लौटने के बाद वो परछाइयां फिर जाग उठी। घर लौटने के कुछ दिनों बाद आयत रात को अचानक चीखने लगी, मम्मा पापा को क्यों बंद कर दिया? मुस्कान कांप गई। क्या कहा तूने? वो ड्रम में है ना, नीचे वाले कमरे में, मैंने देखा है। मैं रोज उनके सपनों में जाती हूँ मम्मा। वो कहते हैं ड्रिल लाओ बेटा, मुझे बाहर निकालो। मुस्कान ने उसका मुंह बंद कर दिया। चुप, ये सब मत बोल। लेकिन आयत ने अगली शाम अपने पापा के बारे में वही बात पड़ोस की एक बूढ़ी अम्मा को कह दी। अम्मा चौंक गई और बिना देर किए पुलिस को फोन कर दिया। अगले ही दिन थाना ब्रह्मपुरी की जीप घर के बाहर आकर रुकी। 3 अफसर अंदर दाखिल हुए। डीएसपी राघव बोले, हमें नीचे के स्टोर रूम की तलाशी लेनी है। साहिल ने विरोध करना चाहा, लेकिन मुस्कान का चेहरा सफेद पड़ गया था। वो वहां कुछ नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। खुदाई शुरू हुई। ड्रम मिला, नीला ड्रम, ढक्कन कसकर बंद। उसे तोड़ा गया। अंदर एक शरीर मिला जिसके सीने पर अब भी एक लटकन थी जिसमें उभरे अक्षरों में लिखा था, मुस्कान। थाने में मुस्कान से घंटों पूछताछ हुई। पहले उसने चुप्पी साधी, लेकिन जब आयत की तस्वीर उसकी मेज पर रखी गई तो टूट गई। मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन उसने मरने दिया। उसने मुझसे वादा किया था लौटने का, लेकिन देर हो गई और मैं कमजोर पड़ गई। साहिल ने मुझे बस में कर लिया था। उसने पूरी कहानी बता दी, कैसे उसने अपने पति को नींद की दवा दी, कैसे साहिल ने उसे ड्रम में बंद किया और कैसे उनकी बेटी सब देख रही थी और कैसे एक माँ ने अपनी बेटी को अनाथ बना डाला। डीएसपी ने घड़ी देखी और धीरे से बोला, गिरफ्तार कर लो दोनों को। अदालत में साहिल ने तंत्र मंत्र की बातों से बचाव करना चाहा। कहा, मैं आत्मा के मोक्ष के लिए किया ये सब। लेकिन जज ने कठोर आवाज में कहा, भारत की संविधान तंत्र से नहीं सबूत से चलता है। यह हत्या है और आप दोनों दोषी हैं। मुस्कान को 7 साल की सजा और साहिल को आजीवन कारावास मिला। आयत को बालगृह भेजने के बजाय उसकी कस्टडी सौरभ की बहन वर्षा को दे दी गई, जो दिल्ली में रहती थी। कुछ महीने बाद एक शाम आयत अपनी नई माँ वर्षा से पूछती है, पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वर्षा ने उसे गोद में लिया। उसकी आंखें नम थी। पापा कहीं नहीं गए बेटा, वो हर उस चीज में है जिसे तुम प्यार से देखती हो, तुम्हारी ड्राइंग्स, तुम्हारी हंसी और तुम्हारे हर सपने में। और फिर आयत ने वो स्केच बुक खोली जिसमें सौरभ ने कभी मुस्कान की तस्वीर बनाई थी। हर पन्ने में एक ही नाम था, मुस्कान।